हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसएलवी सिविल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी के सीसैट के एग्जाम को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, जहां पे हम सिलेबस की बातें करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बातें करेंगे, और यहीं पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आगे की क्लासेस जो है वो आपको किस तरीके से मिलने वाली हैं। आप में से काफी लोगों को ये बात पता होगी कि इसी चैनल पे मंडे से यानी कि 8 तारीख से आपको डेली सीसैट की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्लासेस कैसे मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं, यही सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक काम करता हूं, क्लासेस डिलीवर करने से पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, जिसमें आपको सीसैट के बारे में बताया जाए, जिसमें आपको सीसैट के सिलेबस के बारे में बताया जाए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है इसका आपके एग्जाम में, इन सारी चीजों से आपको अवगत कराया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपिन, और चलिए आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम और आप मिलकर क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि अगर आप यूपी पीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यूपी पीएससी के प्रीलिम्स में जो आपका पेपर 2 होता है, जिसको आप सीसैट पेपर के नाम से भी जानते हो, आखिर ये सीसैट का पेपर होता क्या है, इसका क्या सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, और कैसे आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे एग्जाम पैटर्न से। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे मैंने जो एग्जाम पैटर्न यहां पे दे रखा है, वो केवल सीसैट का ही नहीं है, वो आपके पूरे यूपी पीसीएस यानी कि यूपी पीएससी एग्जाम का है। क्या है एग्जाम पैटर्न? देखो, नेम ऑफ एग्जाम, जिस एग्जाम की हम बात करने वाले हैं वो एग्जाम है आपका यूपी पीएससी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ पेपर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है टोटल ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स। दोस्तों, 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो आपका जीएस का पेपर होता है, कंप्लीट जनरल स्टडीज का, और पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो पेपर 2 जो है ये आपका जनरल स्टडीज का होता है, लेकिन इसको सीसैट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इसको जनरल एप्टीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। सीसैट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, बट इसी को आप कहीं कहीं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हो। यहां पे अगर दोस्तों हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो देखो, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम में क्या लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों पेपर आपके क्या होंगे, 2-2 घंटे के होंगे, और सेम डे को ये दोनों एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। फर्स्ट मीटिंग आपका पेपर फर्स्ट होगा और सेकंड मीटिंग आपका पेपर सेकंड होगा। 2-2 घंटे का एग्जाम होगा। 2 घंटे जीएस के लिए मिलेंगे फर्स्ट पेपर के लिए, 2 घंटे आपको मिलेंगे सीसैट वाले सेक्शन के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करेंगे दोस्तों, कितने नंबर का पेपर होगा, तो पेपर जो है वो आपका 200 नंबर का होने वाला है हर एक सेक्शन। वो फिर चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो जीएस वाला, या फिर आपका पेपर सेकंड ही क्यों ना हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो जब आप बात करते हो जीएस वाले पेपर की, तो पेपर 1 में आपके टोटल 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सीसैट वाला पेपर होगा यहां पे आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो सीसैट वाला सेक्शन है यहां पे टोटल आपको ये लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर की अगर मोड की बात करें, टाइप ऑफ एग्जाम, तो ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, ओएमआर सीट यानी कि पेन पेपर मोड पे होता है। क्वेश्चन जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ए से लिखना होगा, मतलब मेंस वाला कुछ यहाँ पे लॉजिक मत लगा देना। सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, एक क्वेश्चन के आंसर टिक करिए, गोला भरिए, आगे चलिए। दोस्तों, निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसमें 0.44 की निगेटिव मार्किंग होती है, और जो पेपर सेकंड होता है इसमें आपके 0.66 की निगेटिव मार्किंग होती है। और ये चीज लास्ट में वही मेंशन है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखो, इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे आपके पास मोड अवेलेबल हैं, या फिर हो सकता है कि आप में से काफी लोग इस बात को पहले से भी जानते हो कि नहीं हमारा सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बट फिर भी जब हम एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं ना, एक नई जर्नी में मतलब प्रवेश करते हैं, तो उसके बारे में बहुत आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको हो सकता है सारी इंफॉर्मेशन ना पता हो। तो खासकर मैं यहाँ पे सीसैट की बात करने आया हूं, क्योंकि मैं आपको कल से सीसैट की क्लासेस ही प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, तो इसलिए हम इस वीडियो में भी सीसैट को लेकर ही खास बात करेंगे। दोस्तों, सीसैट की अगर हम बात करेंगे, या फिर अगर आप बात करोगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो जब हम सीसैट एग्जाम की बात करते हैं
तो इस सीसेट एग्जाम आपके एग्जाम में इसका सबसे इंपॉर्टेंस रोल ये है कि अगर इस एग्जाम को आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपके प्री में कितने भी अच्छे नंबर हो, तुम प्री में 200 में से 200 लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सर क्या इस एग्जाम में जो सेकंड पेपर होता है सीसेट का, क्या हमें यहां पे पर्टिकुलर कोई स्कोर करना पड़ता है? जैसे सारे एग्जाम की कट ऑफ जाती है, क्या यहां पे भी हमें स्कोर करना पड़ेगा कि 200 का पेपर है तो 120 ले आओ, या फिर 110 ले आओ, या फिर 200 में से 200 ले आओ, या फिर सर 180 ले आओ? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब आप एग्जाम का नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो नोटिफिकेशन पे एक बात इन्होंने बहुत साफ साफ मेंशन कर रखी है कि ये एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये एग्जाम जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि आपको इस एग्जाम में केवल और केवल 33% स्कोर ही करना होता है, केवल आपको पास करना है, इसकी कोई कट ऑफ नहीं होती। कोई अगर पूछे यहां पे कोई कट ऑफ बनती है क्या, नहीं भैया, इस एग्जाम की कोई कट ऑफ नहीं है, यहां पे कोई कट ऑफ नहीं बनती। ये नेचर में क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल और केवल आपको इसे क्वालिफाई करना है, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं। अब सर क्वालिफाई करना है तो 33% हमें कहां लाना है? मैथ में लाने हैं, या रीजनिंग में लाने हैं, या फिर इंग्लिश में लाने हैं? मेरे भैया आपको ओवरऑल मिला के 33% लाना है। सपोज दैट अगर 200 नंबर का एग्जाम है तो अगर आप 66 मार्क्स या फिर इससे अबव लेके आते हो तो आपको क्वालिफाइंग घोषित कर दिया जाएगा। फिर अगर आपने प्री में कट ऑफ क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसके साथ साथ मेंस के एग्जाम में भी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि प्री में तुम कितना भी अच्छा स्कोर करो, लेकिन अगर यहां पे तुम फेल हो गए, अगर सीसेट के एग्जाम में मेरे दोस्त तुम गलती से फेल हो गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आजकल एग्जाम ना सीसेट का लेवल बिल्कुल बदल के दे रहा है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं लिटरली, जो टफ तो नहीं कहूंगा बट लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और वहीं पे बंदा फंस जाता है। और सीसेट में भी काफी ऐसे बच्चे रहे हैं जिनका जीएस का सेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा, मतलब बढ़िया तैयारी है उनकी, पहले पेपर में उन्होंने गजब के नंबर लाए, लेकिन सीसेट में जाके उनका मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। तो सर सीसेट 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 आखिर पढ़ना क्या है, पेपर में आता क्या है? किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो हमेशा मैं एक बात कहता हूं, उस एग्जाम को क्रैक इजीली आप तभी कर सकते हो जब उस एग्जाम के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। मैं एग्जाम देने तो जा रहा हूं, लेकिन उस एग्जाम में मुझसे पूछा क्या जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए सिलेबस की बात करते हैं कि कंप्लीट सीसेट का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रही अगली स्क्रीन पे, यानी कि अगली स्लाइड पे आपका कंप्लीट सिलेबस। अब कई सारे लोग पता है क्या कहेंगे, वाओ इतना छोटा सिलेबस, बस इतने में ही सारा काम हो जाएगा। तो मेरे भाई ये मैंने मेन टॉपिक लिख रखा है, अभी इसमें से भी मैं आपको बताऊंगा और सारी सब कैटेगरी क्या बन सकती है। तो दोस्तों सीसेट या फिर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की जब बात करते हो तो सबसे पहले तो आपको यहां पे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने होंगे। कॉम्प्रिहेंशन अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम से है तो दोस्त इसी को कहते हैं बोधगम्यता। बोधगम्यता। अब अगर आप ये ना जानते हो कि ये बोधगम्यता क्या है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कौन सा है, तो 9th और 11th 10th वाली जो क्लासेस आपने ली अपने एकेडमिक में वो याद है। एक पैसेज आता था, उस पैसेज से कई सारे क्वेश्चन बनते थे, याद है ना? अच्छा सर वो एक कहानी दे देता था, उसके बाद उसी कहानी के अंदर से क्वेश्चन पूछता था। हाँ जी वही, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है ना, ये दोस्त उतना आसान नहीं आता जितना आप वो 9वीं 10वीं की क्लास में करते थे। यहां एग्जाम्पल आपको जो भी एग्जामिनर कॉम्प्रिहेंशन देगा वो आपसे लॉजिकल थिंकिंग का यूज करवाएगा कि उसने बात बता दी, अब उस बात के आगे क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या सोच के वो बात कही गई है, एजम्पशंस क्या हो सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकल सकता है, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी बात जो आपको यहां पे पढ़नी है वो जानना है आपको कि कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो आप अधिकारी रैंक की नौकरी है भाई,
सुबह से शाम तक ना जाने कितने तरीके के लोगों से हमारा मिलना जुलना होगा, तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हमारा बातचीत करने का तरीका क्या है, कितने प्रोफेशनल हैं हम, ये कम्युनिकेशन स्किल आपको आनी चाहिए। और इसके साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल, इनके बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है कि आपके, अब देखो कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारे कंडीशनल क्वेश्चन, जैसे कहते हो ना साइकोलॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही क्वेश्चन यहां पे भी पूछे जाते हैं कि आपको कोई एक कंडीशन दे देगा, ऐसी कंडीशंस में आप कैसे कम्युनिकेट करोगे सामने वाले के साथ। तो आपको दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसको आप कहते हो क्या, एनालिटिकल, और इसी को क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप में से किसी ने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी हो या क्रिटिकल रीजनिंग का नाम सुना हो, तो यही आपकी क्रिटिकल रीजनिंग है और कुछ नहीं है दोस्तों। ये लिखा हुआ है ना लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग में ही आता है दोस्तों। कहां आता है, रीजनिंग में ही आता है। ये जो डिसीजन मेकिंग आप देख रहे हो ना, जिसको आप कहते हो निर्णय लेने की क्षमता और समस्या का समाधान करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपका रीजनिंग का ही पार्ट है। और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी आपका रीजनिंग का ही पार्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस लिखा होता है बट हम समझ नहीं पाते कि है क्या। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, ये तीन के तीनों सेक्शन आपके किसके अंतर्गत आते हैं, रीजनिंग के अंतर्गत ही आते हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो ये सुना था कि रीजनिंग तीन तरीके की अलग, मतलब रीजनिंग में तीन पार्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल। ये जो लिखा हुआ है ना जनरल मेंटल एबिलिटी, ये वर्बल है, जहां पे डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एनालॉगी, फिगर काउंटिंग, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं यहां पे। और ये जो आपके सामने दो चीजें दिख रही है ना, ये क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आता है, या फिर इसे को आप लॉजिकल रीजनिंग के नाम से भी जानते हो। अब मैं कुछ टॉपिक्स के आपको नाम बताता हूं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का नाम सुना है, कथन एवं निष्कर्ष। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, निष्कर्ष दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से कितना सुटेबल है। एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन दे दिया जाएगा, उस पर क्या क्या आर्गुमेंट बन सकते हैं, कोई बात बता दी जाएगी, क्या सोच के वो बात कही गई है, एजम्पशन क्या लगाया गया होगा। तो दोस्तों ये जितने भी आपके टॉपिक है ना, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, उठा के पीवाईपी देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो तुम पाओगे कि यहां से भर भर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है वो इतना महत्व दे रहा है, वो चाहे डेटा सफिशिएंसी हो कि आपको कोई एक सर्टेन इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी, फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, पूछा जाएगा कि वो जो एक्स्ट्रा बात बताई गई है, वो एक्स्ट्रा बात ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें जोड़ के आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये आंसर दिया जा सकता है क्या, डेटा जो हमें एक्स्ट्रा बताया है वो सफिशिएंट है क्या आंसर देने के लिए। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका जो है वो रीजनिंग का है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसकी आपका जो लेवल है वो क्लास 10th लेवल होता है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अलावा, अब आप कहोगे सर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है, अभी मैं टॉपिक वाइज बात करूंगा, एक एक इंडिविजुअल टॉपिक की, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अलावा आपको अलजेब्रा पढ़नी पड़ेगी, बीजगणित, सांख्यिकी पढ़नी पड़ेगी, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्यामिति, इसके अलावा अरिथमेटिक आपको पढ़नी पड़ेगी। तो क्वांट, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपकी क्वांट फैकल्टी हूं, अगर आप में से कोई ना जानता हो तो मैं बता दूं, क्लासेस आप करोगे उसके बाद आप ये फील कर पाओगे कि एग्जाम का लेवल क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है, कितना बेहतर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, कितना बेहतर मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूं, ये सारी चीजें तो आपको क्लास में पता चलेंगी। तो मैथ का तो प्रॉपर सिलेबस मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आपके सीसैट के एग्जाम में जनरल इंग्लिश पूछी जाती है क्लास 10th लेवल की, और आपकी हिंदी भी आती है, ये भी आपकी क्लास 10th लेवल की होती है। ये आपके यूपीपीएससी के सीसैट का प्रॉपर सिलेबस है। सीसैट में हिंदी भी पूछी जाएगी, ये लीजिए, इंग्लिश तो आना ही आना है, ये भी इंग्लिश के अंदर ही आता है। ये हो गया रीजनिंग का पार्ट और ये हो गया आपके मैथ का पार्ट। अब ये प्रॉपर सिलेबस है, मैंने आपको ये बताया कि इतनी सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड लिटरली आप मेरा यकीन मानिए दोस्त, इस एग्जाम में जो आपको 33% स्कोर करना होता है ना, 33% स्कोर पास करने के लिए ये बिल्कुल भी टफ नहीं है।
बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान किया जा सकता है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने आप को झोंक दो इसके लिए, तुम्हें अपने आप को झोंकने की भी जरूरत नहीं है। तुम नॉर्मल तैयारी करके भी अगर मैं जैसा कह रहा हूं, जिस हिसाब से तुमसे मेहनत करवाना चाहता हूं, बस उतना कर लोगे ना, तो हमें यहां पे टॉपर नहीं बनना है, हमें 200 में 200 नहीं लाने, हमें इतना, जो मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि दिमाग लगाओ जीएस वाले पार्ट में, यहां मैं तुम्हें इस काबिल बना दूंगा कि तुम आराम से 60 to 70% नंबर स्कोर कर लोगे। और अगर तुम वाकई में उतनी मेहनत कर लिए जितनी मैं कहूंगा, तो तुम भैया 100% स्कोर करने के काबिल रहोगे। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि सीसैट का जो पार्ट है ना, वो इतना सीरियसली कोई ले भी नहीं पाता, क्योंकि आपके पास बाकी चीजें पढ़ने को बहुत सारी होती हैं। इसीलिए मैं आपको इतना तो काबिल बना ही दूंगा कि आप मिनिमम आराम से 60-70% स्कोर इजीली कर पाओगे। अब क्योंकि मुझे आपको क्वांट पढ़ानी है, तो क्वांट में देखो तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, मैं तुम्हें टॉपिक बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो तुम्हें नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम। और इसी नंबर सिस्टम को आप किस नाम से जानते हो? संख्या पद्धति के नाम से जानते हो। नंबर सिस्टम तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम के ही और कई सारे पार्ट हैं। जब नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो यहीं पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी पढ़ोगे, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक लगे हुए। इसी टॉपिक के साथ साथ मैं आपको सर्च इंडिसेस भी पढ़ा दूंगा, सर्च एंड इंडिसेस। इसके बाद दोस्तों जब अगली बात करेंगे तो यहीं पे आपको डेसिमल के बारे में जानना पड़ेगा। ये सारा नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बात करेंगे, परसेंटेज आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बिना तो कोई एग्जाम होता ही नहीं, अधूरा है। परसेंटेज के साथ साथ दोस्तों आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस के साथ साथ यहीं पे डिस्काउंट को भी आप ऐड कर लो, डिस्काउंट भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो अगली बात आपको रेशियो के बारे में जाननी पड़ेगी, जिसको आप रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात के नाम से जानते हो। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। अगली बात जो आपको यहां पे करनी है, 8वीं नंबर, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 8 के बाद जो 9वीं बात आपको करनी है वो करनी पड़ेगी आपको, बेसिक बात है टाइम एंड वर्क पे, टाइम एंड वर्क पे। और इसी का एक अल्टरनेटिव है, इन्हीं के एक छोटे भाई साहब हैं जिसको आप पाइप एंड सिस्टर्न के नाम से जानते हो, पाइप एंड सिस्टर्न के नाम से जानते हो। ये भी आपको लगे हाथ देखना पड़ेगा। ये मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, इतनी सारी चीजें आपकी एग्जाम में है। 11वीं बात अगर दोस्तों हम करेंगे तो पाइप एंड सिस्टम के साथ साथ आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात भी करनी पड़ेगी। चाल, समय एवं दूरी, इसमें आपका ट्रेन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ट्रेन का जो टॉपिक है वो भी आपका यहीं पे आ जाएगा। ट्रेन के साथ साथ जो आप पाइप एंड सिस्टम पढ़ते हो, नौ एवं धारा, वो भी बात आपकी यहीं पे कवर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर अगली बात करें तो आगे की बातें मैंने पीछे ऑलरेडी आपको बता रखी है, जैसे अलजेब्रा बेसिक लेवल पे, सीजीएल नहीं क्वालिफाई करना है। अलजेब्रा हो गई, स्टैटिक्स हो गई। इसके अलावा दोस्तों मेंसुरेशन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री, तो ये सारी चीजें तो मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं। यहां पे ये देखो, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अरिथमेटिक के अंदर जितनी चीजें आपको पढ़नी है वो मैंने आपको बता दी। अरिथमेटिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अरिथमेटिक के अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो मैंने आपको यहां पे बताया। अब नाउ मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है दोस्तों कि आपको क्लासेस कैसे मिलने वाली है। मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो स्टार्ट हो रही है मंडे से, ठीक, मंडे से। मंडे तारीख कौन सी है? मंडे को है 8 जनवरी 2024, ठीक। क्लास की जो टाइमिंग है वो देखो अभी मैं आपको बता देता हूं, 9 AM मॉर्निंग या फिर 10 AM, दोनों में से जो भी फाइनल हो जाएगी, ठीक है, जो भी फाइनल। वैसे तो अभी तो 99% चांसेस हैं 9 AM के, ठीक है, बट इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज्यादा नहीं 1% चांसेस होंगे कि इसको मैं 10 AM पे लेके जाऊंगा। मॉर्निंग में एकदम फ्रेश मूड रहेगा, मैं भी फुल एनर्जेटिक रहूंगा, आप भी फुल एनर्जेटिक रहेंगे और मजा आएगा क्लास करने में।
ये क्लासेस आपके दोस्तों मंडे से स्टार्ट होंगी और ये क्लासेस वीक में 6 दिन चलेंगी, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे डेली आपको इस टाइम पे क्लास मिलेंगी और अपन लाइव क्लास करेंगे। लाइव क्लास का भी भाई अपना अलग ही मजा है। क्यों? क्योंकि जब आपको मैं कोई चीज समझाऊंगा, कोई चीज सिखाऊंगा, तो अगर ऐसा होता है कि आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, कोई बात आपको नहीं क्लिक कर रही है, तो लाइव आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि हाँ सर ये बात कम समझ में आई, प्लीज इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जनरली कोई करता नहीं है, मैं ये क्लासेस आपको टॉपिक वाइज देने वाला हूं। सबसे खास बात, ये क्लासेस मैं आपको टॉपिक वाइज देने वाला हूं। टॉपिक वाइज का मतलब समझ रहे हो ना भाई, कि मैंने अगर मान लो एक एक टॉपिक स्टार्ट किया, पहले मैंने परसेंटेज मान लो स्टार्ट कर दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, फिर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, टॉपिक वाइज, या फिर आप कह सकते हो जिसको आप कहते हो चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज हम लोग ये सारी क्लासेस करेंगे। सर इसका बेनिफिट कुछ मिलेगा क्या? भाई जिनको ऑलरेडी चीजें आती हैं, जिन्होंने पहले कभी ना कभी पढ़ रखा है, उनको तो अगर मैं मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा तो उनको मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। लेकिन उनका क्या, जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। और मैं ये आपसे वादा करता हूं, लिटरली इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें यहां इतना पढ़ा दूंगा, इतना मैं तुम्हें यहां पे पढ़ा दूंगा कि अगर तुम इन फ्यूचर किसी का पेड कोर्स नहीं भी लेते हो, या कल को हमारे ही पेड कोर्स अगर आएगा, तो अगर आप पेड कोर्स नहीं भी लेते हो तो इतने से ही आपका काम चल सकता है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, एकदम ही जीरो लेवल से पढ़ना होता है, तो बात अलग है। लेकिन अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे तो इन्हीं क्लासेस से आपका कल्याण हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि क्लासेस फ्री है तो बस ऐसे ही कुछ भी मिल जाएगा। यहां खड़े होकर चिल्लाऊंगा 1 घंटे आपके सामने, मेहनत करूंगा, तो वो सब ऐसे ही नहीं हो जाएगा। क्योंकि पता क्या है, हमारे भारत में ना एक बड़ी गंदी चीज है, कहना तो नहीं चाहिए बट कह देता हूं, फ्री में मिलने वाली चीज की ना लोग वैल्यू नहीं करते। फ्री में मिलने वाली चीज की लोग वैल्यू नहीं करते। पैसा खर्च करके जो चीज आपने खरीदी है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर वही चीज आपको फ्री में मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। तो ये क्लास आपको फ्री मिल रही है तो इसका मतलब ये मत समझ देना कि बड़ी हल्की क्लास है। क्लास की इंपॉर्टेंस, आप क्लास करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। टॉपिक वाइज क्लास करेंगे और जब हमारे ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, जब हम इन टॉपिक्स को एंड कर लेंगे, मान लो 1-2 महीने बाद हमने इन सारे टॉपिक्स को कर लिया, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस सेशन देता रहूंगा। प्रैक्टिस जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर की। कंप्लीट पेपर आपको कराऊंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कैसा आपका एग्जाम पेपर बन सकता है, उसकी बात करेंगे। एंड साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ ही साथ करते रहेंगे। अलग से करवाना होगा तो करवा दूंगा, वैसे मैं जो कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा उसमें ऑलरेडी PYQs के कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो बट इंफॉर्मेटिव वीडियो। इंफॉर्मेटिव इसलिए क्योंकि हमने CSAT के सिलेबस की बात की, मैं आगे क्या करने वाला हूं, मंडे से हमारी क्लासेस कैसे होने वाली हैं, हमने इसकी बात की। उम्मीद है मेरे दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना कि कभी अगर क्लास की टाइमिंग भूल जाओ तो कम से कम कोई क्लास अगर लाइव है तो तुरंत तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगली चीज क्या, इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाओ तो वहां पे तुम्हें इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड वो सारी चीजें तुम्हें मिलती रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दबा के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो, जितने लोग इसका फायदा उठा पाए वो लोग फायदा उठाएं इन सारी क्लासेस का। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे हमारी पहली क्लास में। शेड्यूल प्रॉपरली चैनल पे लगा दिया है, शेड्यूल एक बार देख लीजिएगा और बढ़िया से क्या करिए, हमारी और आपकी मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे हमारी UPPSC की CSAT की पहली क्लास में। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और वही एक्साइटमेंट, वही जोश, वही उत्साह, वही उमंग मैं आपकी आंखों में देखना चाहता हूं। क्योंकि जब किसी काम को करने में हमारे अंदर जोश होता है ना भाई, उत्साह होती है, उमंग होती है, तो उस काम को हम बड़े लगन के साथ करते हैं। तो इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, शेयर करिएगा और लाइव आके क्लास को अटेंड करिए। बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखोगे। जो पुराना तुम्हें पता है उसमें अपडेशन क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जो तुम्हें पुराना पढ़ रखा है उसमें भी नई नई चीजें हैं,
बट वो नई चीजें क्या हैं ये जब क्लासेस करोगे प्रॉपर तभी समझ में आएगा। सो टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे पहली क्लास में। जय हिंद।